आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को संभालने की सही और औपचारिक प्रक्रिया क्या होती है, ताकि एक बिल्कुल साफ और निष्पक्ष समाधान मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले कार्यकारी सारांश पर नजर डालेंगे, फिर पूरी प्रक्रिया का एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद शिकायत और जांच के क्या कदम होते हैं, ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि कार्यवाही के दो अलग-अलग पहलू क्या हैं और आखिर में इसके उपाय और अंजाम क्या होते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कार्यकारी सारांश। यहाँ हम इस प्रोटोकॉल के मूल मकसद को समझेंगे, जो असल में ये पक्का करता है कि किसी भी गंभीर शिकायत से निपटने के लिए एक तयशुदा और पारदर्शी तरीका मौजूद हो। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये कोई मनमाना सिस्टम नहीं है। ये एक बाकायदा लिखा हुआ प्रोटोकॉल है, जिसमें हर कदम और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सब कुछ पहले से ही साफ साफ बताया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्रक्रिया का अवलोकन। इसमें हम उस बुनियादी सिद्धांत को समझेंगे जो शिकायत दर्ज होने के बाद होने वाली पूरी कार्रवाई को गाइड करता है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, ये शब्द इस पूरे प्रोटोकॉल की नींव हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो बिना किसी देरी के फौरन सही और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हमारा तीसरा हिस्सा है शिकायत और जांच। चलिए देखते हैं कि असल में शिकायत दर्ज करने और उसकी जांच की प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये इस प्रोटोकॉल का पहला एक्टिव फेज है। ये प्रक्रिया 3 बहुत ही साफ सुथरे स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले एक फॉर्मल शिकायत मिलती है। उसके बाद आरोपों की सच्चाई जानने के लिए एक गहरी जांच होती है और आखिर में जांच के आधार पर यह तय किया जाता है कि दावे सही हैं या नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही निष्पक्षता को पक्का करता है। तो एक बार जब जांच में यह साबित हो जाता है कि उत्पीड़न हुआ है, तब प्रोटोकॉल दो तरफा काम करता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति दोनों पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रोटोकॉल का एक बहुत ही बैलेंस नजरिया दिखाता है। इसका मकसद सिर्फ दोषी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को राहत और सपोर्ट देना भी है। एक तरफ उनकी सुरक्षा पक्की की जाती है, तो दूसरी तरफ दोषी की जवाबदेही तय होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उपाय और परिणाम। आइए जरा विस्तार से देखते हैं कि पीड़ित के लिए क्या उपाय हैं और जो दोषी पाया गया है उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, उसके लिए पूरा जोर चीजों को वापस ठीक करने पर होता है। मतलब अगर उत्पीड़न की वजह से उनके काम, पद या किसी फायदे का कोई भी नुकसान हुआ है, तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो दोषी है, उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्व्यवहार कितना गंभीर था। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एक्शन कई तरह के हो सकते हैं। ये एक लिखित चेतावनी जितनी सामान्य हो सकती है, या फिर डिमोशन यानी पद घटाना, सस्पेंशन और सबसे गंभीर मामलों में नौकरी से निकालना भी हो सकता है। इससे ये तय होता है कि एक्शन अपराध की गंभीरता के हिसाब से ही हो। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था दो बहुत ही जरूरी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। एक, पीड़ित को राहत देना, और दूसरा, दोषी की जवाबदेही तय करना। और यही दोनों मिलकर न्याय के लिए एक मुकम्मल ढांचा तैयार करते हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस तरह के एक साफ सुथरे प्रोटोकॉल की असली कीमत सिर्फ घटनाओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और सम्मान का एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे।